बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। जिनमें से एक नर्सिंग स्कूल हमारा भी था, जहां इस मुक़द्दस पेशे की और में खिलौने खेल खेले जाते थे। इस खेल के शैतान की रूह भी इन्हें देखकर शर्मा जाती होगी। बहरहाल आप यकीन करें कि मैं वहां से हॉस्पिटल पहुंचने तक हस्पताल से मिलने वाली तनख्वाह का ज़्यादा हिस्सा मैं अपनी माँ को ला कर देती थी। वो रकम घर के अखराजात के लिए नाकाफ़ी थी। अल्लाह जाने कि पैसा क्या चीज़ है, अच्छे भले शरीफ घराने को भी बेगैरत बनाने पर मजबूर कर देता है। मेरी माँ बाप मुझे इतने कम पैसे लाने पर कोसते। वो चाहते थे कि मैं भी इतने ही पैसे कमाऊं जितनी मेरे साथ नर्सिंग कमाती है। मेरी माँ बाप मुझे अक्सर इसी तरह के ताने दिया करते थे कि फ़लाँ भी लड़की भी तो नर्स लगी है ना, 2 महीने में ही घर का नक्शा बदल कर रख दिया। फ़लाँ शख्स के घर AC LD न जाने क्या क्या है। घर का ये आलम था कि हॉस्पिटल का तो इससे भी मेरा बुरा। नर्सिंग अपनी तनख्वाह से ज़्यादा पैसे तो अपने मेकअप पर खर्च करती थी। नए नए डिज़ाइनिंग के कपड़े, नए नए फैशन, कारों में आना जाना। मुझे बखूबी इल्म था कि इतने पैसे कहाँ से आते हैं, लेकिन मैंने कभी इस तरह नज़र नहीं रखी। मुझे तो सिर्फ अपने आप से और अपने काम से गरज थी। मैं दिन रात इसी कोशिश में रही कि किसी न किसी तरह भी ऐसा करके कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लूँ। मेरे साथ मुझे चिढ़ा करती थी। उन्होंने मेरे अजीब नाम रख के छोड़े थे। वो मेरा असल नाम खुशबख्त की बजाय मुझे बदबख्त कहती थी। वो मुझे पेंडू भी कहा करती थी, मगर मुझे इनकी बातों की परवाह ना थी। मैं अपनी ड्यूटी इंतहाई ईमानदारी के साथ सर अंजाम देती थी। घर लौट आती। फिर मेरी ज़िंदगी के ऊपर बदनसीब का एक ऐसा दिन तलू हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख ही मोड़ दिया। इस रोज़ उर्दू के अखबार में एक गैर मुल्की के लिए नर्सों की भर्ती का इश्तिहार शाया हुआ, जो एक एजेंसी की तरफ से था। मेरे माँ बाप की नज़र अखबार के इस इश्तिहार पर पड़ गई और वो अखबार घर ले आया। मैंने भी वो इश्तिहार पर प्राइवेट हस्पताल के लिए चंद नर्सों की ज़रूरत थी। इश्तिहार में बड़ी शानदार तनख्वाह और दीगर सहूलत का लालच दिया गया था। मैंने इसमें कोई दिलचस्पी ना ली और इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन मेरे माँ बाप ने ज़िद करना शुरू कर दी कि मैं यहाँ दरख्वास्त दूँ, और मैंने लाख अब बेटा जल्दी कर लो, इसके बाद मुझे ऐसी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन वो तो एक ही रट लगाए हुए थे कि मैं बाहर जाऊं और इनके लिए कीमती चीज़ें लाऊं, तोहफे भेजूं। वो कहते थे कि बाहर प्रदेश की कमाई ज़्यादा होती है और इसी तरह हमारे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। मैंने बुलाकर इनकी इज्जत भी आगे हथियार डाल दिए। एजेंसी वालों ने नर्सिंग नौजवान और सेहतमंद लड़की मांगी थी और दरख्वास्त के साथ साथ दरख्वास्त की ज़रूरत थी। मुझे इस वक्त इस बातों की ज़्यादा समझ नहीं आई थी। मेरे साथ मेरे वकार वो सब तो इंतज़ार करती रही, मगर मुझे इंटरव्यू भी देना था। इंटरव्यू वाले दिन मेरी माँ ने मुझे ख़ास तौर पर अपनी निगरानी में न सिर्फ तैयार करवाया बल्कि मेकअप करने का भी हुक्म दिया। मैं सज सवर कर शीशे के सामने खड़ी हुई तो ज़िंदगी में पहली मर्तबा मुझे अपनी खूबसूरती का एहसास हुआ। मेरी माँ मुझसे ज़्यादा बनी सबरी मेरे साथ गई। जब हम इस दफ्तर में पहुँचे तो मेरी माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे हम किसी यूरोपीय मुल्क में आ गए हो। इंटरव्यू के लिए सिर्फ 3 लड़कियों को बुलाया गया था। मेरे अलावा वो जो 2 थी वो अकेली ही आई थी और मामूली शक्ल सूरत की मालक थी। एक खूबसूरत और नाजुक सेक्रेटरी हमारी रहनुमाई के लिए आई। एयर कंडीशनर कमरे की तरफ, जहाँ एक मेज़ पर 3 मुख्तलिफ रंगों के टेलीफोन रखे थे। कमरे की सजावट पर लाखों रुपए खर्च किया गया था। हम दोनों माँ बेटी वहाँ पर बैठ गई। कमरे में इस वक्त कोई मौजूद ना था। थोड़ी ही देर में हमारे पीछे वाला दरवाज़ा खोला और एक इंतहाई कीमती सूट में मबलूस स्मार्ट सा नौजवान दाखिल हुआ। इसकी शख्सियत कुछ इतनी फरेब थी कि मैं और मेरी माँ दोनों उठकर खड़ी होगी। बैठे, तशरीफ़ रखें, आपकी तारीफ़ जी, मेरी बेटी रोज़ी है। मेरी माँ ने बड़ी इंतज़ारी से कहा। फरमाएं आपकी बेटी। माफ़ कीजिए, मैं तो आपको इनकी बड़ी बहन समझ रहा था। इस नौजवान ने औरत की दुखती रग पर हाथ रखा और एक ये फ़िक्रे ने मेरी माँ को शीशे में उतार लिया। इसी दौरान एक मुलाजमा हमारे लिए चाय लेकर चला गया। मेरी माँ तो क्या, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता इस धंधल में फंस गई और इससे मरूब होती जा रही थी। चाय पीने के दौरान कम से कम 5-6 मरतबा मुख्तलिफ टेलीफोन की घंटियाँ बजी और हर मरतबा वो नौजवान
यही कहता रहा कि अभी इनके पास जगह नहीं है, ना जाने कि ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं। अब हमने क्या ठेका ले रखा है हर एक को बाहर ले जाने का। इसने आखिरी फ़ोन सुनकर मेरी माँ की तरफ देखते हुए कहा और मेरी माँ ने इसके जवाब में फ़ौरन सर हिला दिया। माफ़ कीजिएगा, यहाँ तशरीफ़ रखें, मैं इस रोज़ी को इंटरव्यू के लिए ले जाऊँगा। क्यों नहीं, मेरी माँ को तो मुराद बार आई थी। मैं इसके इशारे पर सरजाद सी उठकर चली दी और दूसरा कमरा भी इसी से मिलता जुलता था। इंटरव्यू लेने वाला भी वही था। माफ़ कीजिएगा कि आपकी अम्मी भी आपके साथ बाहर जाएगी। जी नहीं, बुरा ना माने, मैंने इसीलिए पूछा था कि वो आपके साथ जो आई है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो तो बस मैं इनको अपने साथ ले आई थी इंटरव्यू के दौरान। सिवाय इसने मुझसे फ्री होने की कोशिश की और कुछ ना किया। ये पे सवाल इसने नर्सिंग के बारे में ना पूछा। फिर मैं भी समझ ना सकी कि आधे घंटे तक हम दोनों गुफ्तगू करते रहे। फिर वो मेरे साथ ही इसी कमरे में लौट आया जहाँ मेरी माँ बैठी बेचैनी से नतीजे के मुंतज़िर थी। अब बेफिक्र रहें आंटी, मुझे आप लोगों से कुछ अर्सा हो गया है कि आपके करीब ही मेरा एक रिश्तेदार भी रहता है। मैं इसी तरफ से गुज़रता रहता हूँ। जल्दी हम आपको नतीजे से मतलू कर देंगे। बेटे हमारे यहाँ भी ज़रूर आना। मेरी माँ तो इसकी जाल में मुकम्मल तौर पर फंस गई थी और 5-6 रोज़ ही इनका बेटा हमारे घर आ गया। मैं इसी वक्त घर पर नहीं थी, ड्यूटी पर थी। इसने मेरी माँ से कहा कि वो इस कंपनी का मैनेजर है। इंटरव्यू का नतीजा देगर अहदे अदारों को बता दिया गया है। फिर भी कुछ लोग मान नहीं रहे, लेकिन वो रोज़ी को ज़रूर बाहर भेजेगा। इसने चुकनी चिड़ी बातों से मेरे घर वालों पर जादू कर दिया। और ऐसा क्यों ना होता, उनकी आंखों पर पट्टी जो बंधी थी। मेरी माँ बेज़िद थी कि वो अपनी मसरूफियत के बावजूद रोज़ी से मिलकर जाए। मेरी छोटी बहन ने मुझे हॉस्पिटल फ़ोन करके फ़ौरन घर आने को कहा। जब मैं घर पहुंची तो मेरे वालिदैन इसके आगे पीछे जा रहे थे। मेरी छोटी बहन इसके लिए तीसरी मर्तबा चाय बनाकर ला रही थी। मुझे देखते ही मेरे वालिद कहने लगे, भाई तुम लोग बैठो, मुझे घर का काम करना है। मेरी माँ बहाना बनाकर उठ गई। अब मैं और वो अकेले ही कमरे में मौजूद थे। मेरी माँ मुझे बर्बाद करने पर तुल गई थी। मेरा नाम रमीज़ है मिस रोज़ी, और मुझे हैरानी है कि आपने अब तक मुझसे मेरा नाम क्यों नहीं पूछा। आप शायद यही सोच रही हैं कि मैं कोई आम सा नौजवान हूँ और आप पर डोरे डाल रहा हूँ। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। मेरा तलक जिस चैन से है, वहाँ मुझे रोज़ाना दुनिया भर की खूबसूरत लड़कियों से वास्ता पड़ता है। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं तो सिर्फ आपकी सादगी से मुतासर हो गया हूँ। और आपकी अम्मी भी चाहती है कि आप के बाहर जाकर कमाए। ना जाने वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने इसके खलूस और बातों पर यकीन कर लिया। बड़ा जालिम था वो लड़का। मैं तो क्या कोई भी लड़की होती इस मौके पर ज़रूर डगमगा जाती। मैंने अपने आप को खुशकिस्मत समझना शुरू कर दिया कि इतना बड़ा आदमी मुझ पर मर मिटा है। तकरीबन 1 घंटे का तक हम तन्हाई में गुफ्तगू करते रहे और जब वापस जाने लगा तो मैंने वाकई इसके गिरफ्त में आ चुकी थी। जाते जाते इसने अगले रोज़ बाहर मिलने का वादा ले लिया। अगले रोज़ मैं एक शानदार कार में बैठकर शहर के सबसे महंगे होटल में इसके साथ खाना खा रही थी। मुझे अपनी किस्मत पर रश करने आने लगा। किसी ऐसी होटल में जाने का ये मेरा पहला त्यौहार था। इस रात की शानदार होटल के कोने में बैठे हुए हम दोनों ने हमेशा के लिए एक साथ जीने मरने का अहद किया। इसने मुझसे नौकरी छोड़ने का कहा और मैंने अगले रोज़ नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। मुलाकात की बात तीसरे रोज़ ही रोज़ी की तरफ 40,000 रुपये का चेक मिला और एक ख़त मिला जिसमें लिखा था कि मुझे ट्रेनिंग के लिए अखराजात कंपनी बर्दाश्त करेगी। मेरे माँ बाप के तो पाँव ही ज़मीन पर ना टिकते थे। वो तो रमीज़ को दुआएं देते ना थकते थे। 3 दिन के बाद रमीज़ के हमरा कराची जा रही थी। हवाई जहाज़ का सफ़र, शानदार लिबास और जेब में ढेर सारे नौर ये के खूबसूरत दौलतमंद नौजवान का साथ। मेरा दिमाग जहाज़ के साथ साथ 7वें आसमान में था। रमीज़ ने बताया कि किसी का तबादला भी बाहर हो रहा है। जब हम दोनों इकट्ठे ही जाएंगे। दिल ही दिन में मुस्तकबिल के मंसूबे बनाने लगी। रोज़ी हम बाहर पहुंचते ही शादी कर लेंगे। इसने जहाज़ के लैंड करते वक्त मुझे ये खुशखबरी सुनाई। कराची में हमारा क्या मैच बंगले में हुआ जो शानदार और इसी मकसद के लिए हासिल कर रखा था। 2-3 दिन सोचती हैं, सिर्फ इसने मेरा एतमाद हासिल किया।
اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ فرشتہ ہے۔ کم سے کم میں تو ایسا ہی سمجھنے لگی تھی۔ چوتھے روز ایک شدید جذباتی کیفیت سے گزرنے کے بعد ہم نے بے حیائی کے تمام مرحلے طے کر لیے۔ مجھے اپنے لٹنے کا اس وقت کوئی احساس نہ ہوا، کیونکہ رمیز نے مجھے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہم جلد ہی میاں بیوی کے رشتے میں بن جائیں گے، اور میں مطمئن ہو گئی۔ شیطانیت کا یہ کھیل پھر ہمارا معمول بن گیا۔ میں نے خوشی خوشی خود کو لٹاتی رہی۔ ایک ماہ جب گزر گیا، سارا دن کراچی کے شہر سمندر کنارے، اور میرا نہ ٹھاٹ باٹ سے کسی رانی کی طرح زندگی گزارنا۔ ٹرینیں کم اور کہاں شروع ہو گئی اس کا علم نہ تھا۔ جب بھی میں شادی کے لیے کہتی تو وہ مجھے دلاسا دیتا، تم خواہ گھبرا رہی ہو، بس کہہ دیا نا، ایک ماہ کے بعد ہم باقاعدہ شادی کر لیں گے۔ میں تو تمہیں دلہن بنا کر اپنے ماں باپ کی اجازت سے لے کر جاؤں گا، اور میں مطمئن ہو جاتی۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک ماہ بعد میرا ویزا آ گیا۔ ہوائی اڈے پر رخصت کرنے کے لیے رمیز بھی موجود تھا۔ میرے دونوں ساتھ لڑکیاں لیکن اجنبی تھیں۔ ان کا غالباً کسی دوسرے شہر سے لایا گیا تھا۔ میرا ان کا تعارف بھی ہوائی جہاز پر ہوا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ دونوں غصہ کیے ایک دوسرے سے بھی کھینچی تھیں، جیسے ان کو کسی نے خاص طور پر اپنے متعلق کچھ نہ بتانے کی ہدایت کی ہو۔ رمیز نے جاتے ہوئے مجھ سے کہا کہ وہ بھی جلد وہاں پہنچ جائے گا، اسی طرح جیسے اپنے ماں باپ سے بھی شادی کی اجازت ملے گی۔ اس نے مطمئن ہو کر ایک شاندار مستقبل امید لیے۔ مڈل ایسٹ ہوائی اڈے پر ہمیں لینے کے لیے کسی ہسپتال کی نہیں مگر شاندار گاڑی آئی تھی۔ اس گاڑی کا ڈرائیور پاکستانی تھا، جس کی شکل سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ اس نے ہمیں اسی طرح للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا جیسے وہ ہمیں کھا ہی جائے گا۔ ہم تینوں کو ایک خوبصورت اور جدید طراز کی بنی ہوئی یہ کوٹھی میں پہنچا دیا گیا۔ اسے تو محل ہی کہوں گے۔ اس محل میں پہلے ہی سے بے شمار کمرے سجائے گئے تھے۔ کوٹھی کے اندر ہمارے مستقبل کی ایک ملکہ خاتون بھی مسکراتے ہوئے کیا ہوائی اڈے سے لے کر وہاں پہنچنے تک ہمیں جتنے لوگوں سے بھی پلنا پڑا، انہوں نے ہمیں بالکل بیپاریوں جیسی نظروں سے دیکھا۔ ہاسٹل میں ہمیں سب سے اوپر والی منزل میں الگ کمرے میں الرٹ کیا۔ بوڑھی عورت ہماری انچارج تھی۔ وہ رات میں نے ڈرتے ڈرتے گزاری، جہاں دوسرے ممالک کی بھی 10-12 لڑکیاں مقیم تھیں، لیکن میں نے وہاں کسی کو بھی ضرورت کے بغیر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے نہ پایا۔ صبح ایک ویگن جس پر ریڈ کراس کا نشان بنا ہوا تھا، جس پرائیویٹ ہسپتال میں بھیج دیا گیا۔ میں اسے ہسپتال تو نہیں کہوں گی، ایک ڈاکٹر کی دکان ہی کہہ لیں، جس میں شاید 2-3 مریضوں کے داخلے کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ جہاں اس پاکستانی مرد نے، جو مجھے ہوائی اڈے پر لینے آیا تھا، بتایا کہ مجھے 6 گھنٹے روزانہ کام کرنا پڑے گا۔ اس کی بے باک نظروں سے تو پہلے میں بری طرح خوفزدہ تھی، پھر تمام خوف دل سے نکل گیا۔ میں نے گھر فون کر کے گھر والوں کو اپنی خیریت سے آگاہ کر دیا۔ شام کو ویگن مجھے واپس ہاسٹل لے آئی۔ 5ویں روز اسی طرح گزر گیا۔ ایک روز میں نے رمیز کے متعلق پوچھا تو اس نے میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، آ جائے گا، اتنی بے چینی بھی کیا ہے۔ میرا جی چاہا کہ کسی کا منہ نوچ لوں، لیکن یہاں آنے سے پہلے رمیز نے بھی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہاں کا ماحول بڑا آزاد ہے۔ گھبرانا نہیں، بلکہ خود بھی اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کرنا۔ کاش میں نے اس کی بات کو سمجھ لیا ہوتا۔ اس روز چھٹی تھی۔ صبح ہی لڑکیوں نے خود کو بنانا سنورنا شروع کر دیا۔ نہ اسے دیر سے حیران رہ گئی کہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہاسٹل میں گاڑیاں آنا شروع ہو گئی اور دروازے پر رکتی، اور کوئی ایک بنی سجی لڑکی کار میں بیٹھ کر چلی جاتی۔ جالا میں کسی عذاب میں پھنس گئی ہوں، میں نے سوچا۔ پھر کیا یہ سب کچھ کیا نہیں ہوتا؟ ہر انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی تو میرے ساتھ والی نرسیں یہی کچھ کیا کرتی تھی، لیکن سب نہیں، صرف چند نرسیں۔ اگر میں وہاں محفوظ رہی ہوں تو یہاں بھی رہوں گی۔ بہرحال اپنے کردار کو ٹھیک رکھنا اپنے بس میں ہوتا ہے۔ پھر مجھے اس بات کا بھی یقین تھا کہ جلد سے جلد رمیز آ جائے گا اور ہم شادی کر لیں گے۔ رمیز واقعی اس روز رات کی فلائٹ سے آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے بغیر اس نے بڑی مشکل سے یہ ہفتہ گزارا ہے۔ میں نے اپنے پیٹ میں پڑنے والے گناہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جب اس والدین کے فیصلے کے متعلق پوچھا تو اس نے ہنس کر بات ٹال دی اور کہی کہ سیر کرنے چلتے ہیں، بات آئی گئی ہوگی۔ ہم دونوں ایک شاندار کار میں بیٹھ کے رمیز کے ایک دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔
रमीज़ के एक दोस्त के घर की तरफ रवाना हो गए। सारे रास्ते वो मुझे बताता रहा कि जो लड़कियां जहां आज़ाद हो जाती हैं वो बहुत शानदार ज़िंदगी गुजारती हैं। इसके लहजे में तरतीब दिलाने वाला अंदाज़ जो दलालों की गुफ्तगू में होता है। आई सोचती हूँ तो अपनी सादगी पर खुद ही मर जाने को जी चाहता है। मैंने इस वक्त भी इसकी नीयत पर शक ना किया। रमीज़ का दोस्त पाकिस्तानी सरमायादार था जिसकी उम्र कम से कम मेरे वालिद जितनी थी। अमीर लोगों में होता था। इस मुल्क की शोहरत भी हासिल थी। मुकामी लोगों से इसकी काफ़ी बनती थी। इन सारी बातों का इल्म मुझे रास्ते में ही हो गया था। रमीज़ ने मुझे सब कुछ ऐसे नुक्ता नज़र से बताया था, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी का अंदाज़ फरमाया कि मैं दिल ही दिल में इस बात से महरूम हो रही थी कि मेरे महबूब के तल्लुकात कितने बड़े लोगों से हैं। ये शख्स ने बड़ी फ़रोख़ दिली से हमारा इस्तकबाल किया और मुझसे ज़बरदस्ती हाथ भी मिलाया। रमीज़ ने मुझे पहले ही कह दिया था कि मुझे यहाँ आकर मगरबी तरीके अपनाने होंगे और ऐसी बातों का बुरा नहीं मानना होगा। हम एक शानदार कमरे में बैठे बातें करते रहे जहाँ इन दोनों ने शराब पीने के दौरान वो शख्स अपनी गंदी नज़रों से मेरा जायज़ा लेता रहा। रमीज़ ने मुझे ख़ास तौर पर वो लिबास पहनने को दिया था जो वो खुद मेरे लिए लाया था। ना जाने लिबास पहनकर मैं खुद को क्यों नंगा महसूस कर रही थी। फिर रमीज़ टॉयलेट के बहाने बाहर चला गया। रमीज़ के बाहर जाते ही इस शख्स ने मुझ पर दस्तराजी शुरू कर दी। वो मेरे वहम व गुमान में भी ये बात नहीं थी कि इसने पहले तो यही समझा कि वो शराब के नशे में बह गया है, इसलिए इसको खुद से दूर रखने की कोशिश करने लगी। जब वो काबू ना आया तो मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गई। जहाँ बरामदे में रमीज़ खड़ा सिगरेट पी रहा था, मैंने लपक पर इसका बाजू थाम लिया। रोज़ी तुम्हें कब समझ आएगी, आखिर पिंडू ही निकली ना। कितना कहकर वो मुझे बाजू से पकड़कर तकरीबन घसीटता हुआ एक कमरे में ले आया। ये कमरा क्या था? छोटा सा सिनेमा दिखाई दे रहा था। यहाँ बैठो। मैं हैरान वहाँ बैठ गई। मेरा जहन मौफ हो चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करने वाला है और क्या चाहता है। कमरे में पड़े एक रिमोट का बटन दबाकर वो मेरे करीब ही बैठ गया। एक बड़ी सी स्क्रीन पर फिल्म चलनी शुरू हो गई। मुझे समझ में ना आया ये क्या हो रहा है। इसके बाद जब रफ्ता गर्द पेश का एहसास होने लगा तो मुझे झटका सा लगा, जैसे बदन बिजली की नंगी तार से छू गया हो। कराची के हॉस्टल के कमरे का वो मंजर नज़र आ रहा था जहाँ मैंने रमीज़ के साथ तन्हाई में कई रातें गुजारी थी। कमरे के किसी खुफिया कोने में छुपे कैमरे में मेरे सारे बनास लो लाइट पर मुंतकिल कर दिए थे। जो फिल्म चलती जा रही थी मेरी हालत गैर होती जा रही थी। जल्द ही महसूस होने लगा जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। बंद करो, अल्लाह के लिए इसे बंद कर दो। चलाती क्यों हो? तमीन ने कुत्ते जलीले धोखेबाज, न जाने दुनिया जहान की कौन कौन से गाली मैंने उसको बकी, लेकिन वो बगैरतों की तरह मुस्कुराता रहा। मैं सिसकियाँ लेती रही। इसके कदमों से लिपट गए और गिड़गिड़ाते हुए इल्तिजा की कि मेरी कोख में तुम्हारी निशानी है, मुझ पर रहम करो, मुझसे शादी कर लो, मुझे पाकिस्तान भेज दो, जब मेरा गला दबा दो। अगर मेरे कहने पर अमल करती रही तो ज़िंदगी भर ऐश करोगी, तुम्हारी मुलाजमत बरकरार रहेगी और हर माह तुम्हारे वालिदैन को 6,000 रुपये पहुँचाते रहेंगे। एक बार छुट्टी भी और 7 दिन की सहूलतें, लेकिन सिर्फ आमादगी की सूरत में, वरना तुम्हारा पासपोर्ट हमारे पास है। जहाँ कोई तुम्हारी फरियाद पर कान नहीं देगा, उल्टा तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो हश्र तुम्हारा होगा वो तो होगा ही, लेकिन तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ बाप बेगुनाह मारे जाएंगे। वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि ये फिल्म इंटरनेट पर चला दी गई तो तुम्हें दुनिया देखेगी। तुम्हारे माँ बाप ने पैसा कमाने के लिए ही तो तुम्हें परदेश में भेजा है, ना तो बस कमाओ पैसा। क्यों इनकी उम्मीदों पर पानी फेरती हो? मैं इसकी खौफनाक लहजे से सहम गई। मैं बज़ाहिर आज़ाद लेकिन अंदर से मुकम्मल कैदी बन चुकी थी। इसने मुझे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ खींचते हुए कहा, सीधी तरह से हमारी बताई हुई रास्ते पर चलते रहो। मुझे तन बदन से आग लगी। काश ये ना होता। मैं सहम इसके पीछे तक खींचती चली जा रही थी। वो बोल रहा था, बच्चे का मसला तो तुम खुद हो, नर्स हो, इसका इलाज खुद जानती हो। अगर चाहो तो मैं इस सिलसिले में तुम्हारी हर तरह की मदद कर सकता हूँ। इसने मुझसे कमरे में जिससे मैं भाग गई थी वहीं कमरे में शैतान पहले से ही मेरा मुंतज़िर था, क्योंकि इसे मालूम था कि रमीज़ मुझे वापस इसी के पास ही लेकर आएगा।
सारी रात वो मेरी बोटियाँ नोचता रहा। मैं रोती रही और फिर वो लुटती रही। फिर वो मरहला भी आ गया जब आंसू के खुश्क हो गए। कोई रोना भी चाहे तो रो नहीं पाता। अगली सुबह रमीज़ मुझे खुद ही हॉस्टल छोड़ आया जहाँ मुंतज़िर थे। इसने एक मुस्कुराहट के साथ मेरा इस्तकबाल किया। आराम कर लो, थक गई होगी, अब तुम एक ही हफ्ते की छुट्टी है, सैर करने को दिल चाहे तो मुझे बता देना। 3-4 रोज़ के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी का बदतरीन गुनाह भी कर लिया। वो अपने गुनाह की निशानी का अपने हाथों ही गला घोंट दिया। इस खतरनाक घरों के शिकंजे से फंसकर बगावत का तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। 2-3 माह में मुझे ऐसे ही बातों का इल्म हुआ कि खौफ के मारे जान निकल जाती थी। इन्हीं जैसी लड़कियों पर भी शक गुजरता था। इसकी किसी न किसी बहाने दुनिया से छुट्टी हो जाती थी और किसी को कानो कान खबर भी ना हो पाती। फरार हासिल करना चाहे और आपको हालात से समझौता करने पर मजबूर कर देती है। मेरी हैसियत ही क्या थी, एक नापाक बेपाक बेसचार लड़की, इनका क्या बगाड़ सकती थी। मैं तो बुज़दिल थी, मरने से भी डरती थी। मैंने भी दूसरी लड़कियों की तरह हथियार फेंक दिए। मेरे साथ आने वाली दूसरी लड़कियों की कहानी भी बिल्कुल मेरी ही जैसी थी, सिर्फ किरदार बदल गई थी। मेरी ज़िंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद था और वो था मेरा रमीज़ से इंतकाम लेना, क्योंकि मेरी बर्बादी का ज़िम्मेदार था। मुझे इसके लिए ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़ा। एक शख्स जिसकी उम्र कम से कम 60 साल थी, वो अपने मुल्क में काले ओहदे पर फाइज था। कौन जाने मेरी कौन सी अदा इसे पसंद आ गई। वो मुझे अपने साथ ले गया। मैं इसको बंगले में रहने लगी। मैंने इसका मुकम्मल इत्मीनान आहिस्ता आहिस्ता हासिल कर लिया। इसका अपना एक मुहाफ़िज़ दस्तार था जो हर वक्त इसके महल नुमा बंगले में मौजूद रहता था। वो मुझे भी हमीयत देते थे। एक रोज़ बाज़ार में मेरी मुलाकात रमीज़ से हो गई। इसने मुझसे दामन बचाकर निकलना चाहा, लेकिन मैंने आवाज़ देकर इसे बुला लिया। मेरी गुफ्तगू का अंदाज़ बिल्कुल बाज़ारी हो चुका था। मैंने इसको यकीन दिलाया कि मैं इसे बिल्कुल नाराज़ नहीं बल्कि बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। मेरी चिकनी बातों के सामने शैतान की सारी मकारी उतर गई। वो 2-3 मरतबा मैंने इसे बाहर मुलाकात की और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए मैंने वो दिन मुंतखब किया जब मालिक दौरे पर किसी दूसरे शहर जा रहा था। मैंने रमीज़ को घर आने पर राज़ी कर लिया। पहले तो इसने इनकार किया, लेकिन मेरे सामने इसे हथियार डालने पड़े। इधर मैंने हफाजती दस्तार से कह दिया कि ये शख्स बड़ी बुरी नीयत से आ रहा है। जैसे ही रमीज़ महल में दाखिल होना चाहा, इसे गिरफ़्तार कर ले मेरे हजूर पेश किया गया। पहले तो मैंने इसे कोड़े से जी भरकर पीटा और अपनी मुकम्मल भड़ास निकालने के बाद इसे कुत्ते की मौत मार डाला और इसकी लाश समंदर की लहरों के हवाले कर दी। ज़िंदगी सिसक सिसक कर रेंगती रही और रेंग रही है इस प्रदेश में 7 समंदर पार, जहाँ मैं कामयाब नर्स बनने का सपना लेकर आई थी। मैं साल में एक बार अपने मुल्क आती हूँ। मेरे माँ बाप आज शहर के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। ज़िंदगी की कौन सी आसाइश है जो इन्हें मैसर नहीं। इनकी जवान बेटी की कमाई, आखिर इनका मुझ पर भी तो हक है ना। उन्होंने मुझे पाला पोसा, जवान किया, तालीम दिलाई और बड़े ही शौक़ से नाज़ों से मुझे परदेस भिजवाया। आप इस बार घटियापन कह लें या मेरा जज्बातीपन, लेकिन मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि मेरी बर्बादी में सबसे ज़्यादा हाथ मेरे माँ बाप का है। पैसे की, माल दौलत की, परदेस की कमाई की हवस लालच ने इन्हें अंधा कर रखा था, वरना मेरा ये हशर ना होता। मेरे माँ बाप बड़े खुशियाँ परदेस में लुटाई हुई नर्स बेटी की हराम कमाई से अपने देश में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।